हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 2 हिंदी गद्य की विविध विधाएं। तो हमने शुरू कर रखी है BHDC 134 बुक, जिसका नाम है हिंदी गद्य साहित्य। और अब हम आ चुके हैं इकाई 2 पर। इकाई 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी पूरी वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं इकाई 2 इस वीडियो में, हिंदी गद्य की विविध विधाएँ। जो हिंदी गद्य है दोस्तों, उसकी विविध विधाएं हैं, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, संस्मरण। ये सभी जो हैं इस विधाएं हैं हिंदी गद्य की। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि नाटक क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, कहानी क्या होती है। सबसे पहले इकाई की रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। उद्देश्य, प्रस्तावना हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद साहित्य का अर्थ क्या होता है, नाटक, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र और संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज। ये जो सभी हैं दोस्तों, ये जो है गद्य की विधाएं हैं। इन्हें गद्य की विधाएं बोलते हैं, विधाएं हैं ये। नाटक एक विधा है, उपन्यास अपने आप में एक विधा है, कहानी विधा है, लघु कथा अपने आप में विधा है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। हिंदी के ऐच्छिक पाठ्यक्रम की पहली इकाई में आपने हिंदी गद्य के विकास की जानकारी प्राप्त की। उसी इकाई आपने गद्य और पद्य के अंतर को भी जाना। ये पहली इकाई की बात की जा रही है जो हम पढ़ चुके हैं, तो आप उसे जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के विकास का भी परिचय प्राप्त किया। नाटक, उपन्यास, कहानी आदि साहित्य विधाएं कहलाती हैं। नाटक, उपन्यास, कहानी आदि साहित्य विधाएं कहलाती हैं। इन विधाओं की रचना में कुछ न कुछ अंतर अवश्य रहता है। प्रत्येक विधा अलग प्रकार के लेखन की मांग करती है। दूसरे शब्दों में किसी एक विधा की लेखन शैली दूसरी विधा की लेखन शैली से भिन्न होती है। तो बताया गया कि जो लेखन शैली के आधार पर हम इन्हें अलग कर सकते हैं। प्रत्येक विधा की जो है लेखन शैली अलग होती है। चूँकि नाटक, उपन्यास, कहानी आदि गद्य साहित्य की विधाएं हैं, तो इस इकाई में हम साहित्य की चर्चा करते हुए साहित्य शब्द का विशिष्ट अर्थ जानेंगे तथा गद्य की विभिन्न विधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें अंतर करते हुए हम यह भी जानेंगे ज्ञान विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप इन विधाओं में किन नई बातों का समावेश हुआ है और कौन सी नई विधाएं वास्तव में आई हैं। सबसे पहले हम साहित्य का अर्थ देख लेते हैं, फिर साहित्य की विधाएं देखेंगे। साहित्य शब्द का प्रयोग आज बहुत व्यापक अर्थ में होता है। जब हम किसी विषय, ग्रंथ या अन्य पाठ्य सामग्री की बात करते हैं, तो वह ग्रंथ और पाठ्य सामग्री उस विषय का साहित्य कहलाता है। जैसे हम इतिहास साहित्य कहें, तो इसका अर्थ हुआ इतिहास विषय संबंधित पुस्तकें या अन्य पाठ्य सामग्री। इसी प्रकार जब हम राजनीति साहित्य, दर्शन साहित्य या विज्ञान साहित्य कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है राजनीति, दर्शन, विज्ञान विषयों संबंधित पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री। दरअसल इस प्रकार के साहित्य के लिए वार्ड में शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। यहाँ वार्ड में और साहित्य के अंतर को जान लेना चाहिए। वार्ड में के अंतर्गत सभी प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं, पर साहित्य में कुछ विशिष्ट रचनाएं आती हैं। साहित्य में केवल उन्हीं रचनाओं की गणना की जाती है जिनसे पाठक को आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ आनंद का अर्थ खुशी या प्रसन्नता से नहीं है, बल्कि एक ऐसे अनुभव से है जो निजबद्धता से मुक्त होता है। व्यक्ति अपने स्वयं से परे होकर साहित्य का आस्वादन करता है। वार्ड में और साहित्य के अंतर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक साहित्य सहचर की सहायता से और सरलता से समझा जा सकता है। अपने इस ग्रंथ में समस्त प्रकार रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा है। सूचनात्मक साहित्य, विवेचनात्मक साहित्य, सृजनात्मक या रचनात्मक साहित्य। तो जो साहित्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 भागों में, 3 अंगों में साहित्य को बांटा। सबसे पहले सूचनात्मक साहित्य है, उसके बाद विवेचनात्मक साहित्य है तथा सृजनात्मक या रचनात्मक साहित्य है। सूचनात्मक साहित्य है, इसके अंतर्गत ऐसी रचनाएं आती हैं जिनके द्वारा हमें एक नई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी रचनाओं को पढ़कर हम उनसे प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विश्वकोश, ग्रंथ आदि। दूसरा विवेचनात्मक साहित्य, इसके अंतर्गत ऐसी रचनाएं होती हैं जिनके द्वारा हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, हमारी बोधन शक्ति भी जागरूक बनी रहती है, साथ हमारे अंदर और अधिक जानने की इच्छा पैदा होती है। विभिन्न ज्ञान अनुशासनों जैसे दर्शन, विज्ञान और गणित की पुस्तकें इस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है रचनात्मक या सृजनात्मक साहित्य। इस प्रकार की रचनाओं में ऐसी पुस्तकें शामिल हैं जिनमें लेखक हमारी जानी हुई बात को कुछ इस ढंग से कहता है कि हमारे अंदर उसे पढ़ने की ललक बढ़ती है। इस पर रचनाओं को पढ़कर हमें ऐसे लगता है मानो उसमें कहीं कई बातें हमारी अपनी ही हों। समस्त प्रकार की रचनाओं को जो 3 वर्ग बताए गए हैं, उनमें से पहले 2 को हम वार्ड में के अंतर्गत रख सकते हैं, और उनमें तीसरा सृजनात्मक साहित्य ही साहित्य शब्द के विशिष्ट अर्थ का बोधक है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सृजनात्मक साहित्य है वो जो है साहित्य शब्द के विशेष अर्थ का बोधक है। बाकी 2 जो है ऊपर बताए गए थे वो जो है वार्ड में के अंतर्गत आते हैं। इस पाठ में हम साहित्य शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में करेंगे। इकाई में गद्य विभिन्न विधाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। गद्य की रचना को 2 भागों में किया जा सकता है, कथात्मक गद्य और कथेतर गद्य है। तो यहाँ पर जो है कथात्मक गद्य और कथेतर गद्य 2 प्रकार के
होते हैं गद्य। कथात्मक गद्य में वे विधाएं आती हैं जिनमें कोई कहानी गद्य में कही गई होती है। कहानी, उपन्यास और नाटक की दृष्टि से कथात्मक गद्य विधाओं के अंतर्गत आएंगे। और विधान जिनमें भाव और विचार की अभिव्यक्ति हो या किसी मनुष्य जीवन से संबंधित अनुभवों का चित्रण हो, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि उन्हें कथेतर विधाएं कह रहे हैं। तो गद्य जो है दो प्रकार होता है, कथात्मक गद्य और कथेतर गद्य। कथात्मक गद्य होता है जिसमें कोई कहानी कही गई, जिसका कोई कथ्य होता है, जैसे कहानी, उपन्यास और नाटक का अपना एक कथ्य होता है, तो कथात्मक गद्य हो गया। लेकिन एक कथेतर गद्य है जिसमें किसी व्यक्ति के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति हो या किसी मनुष्य के जीवन से संबंधित अनुभव का चित्रण हो, उसे कथेतर गद्य कहेंगे। जैसे निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि इन्हें कथेतर विधाएं कहेंगे। इस पाठ्यक्रम में आप गद्य की 3 विधाओं की उपन्यास, कहानी, निबंध की अध्ययन करेंगे। हम गद्य की कुछ प्रमुख विधाओं का परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम नाटक, गद्य एक विधा है, नाटक देखेंगे। नाटक अत्यंत प्राचीन विधा है, इसलिए हम सर्वप्रथम इस पर विचार करेंगे। आपने बचपन में अपने मोहल्ले, गांव या शहर में कुछ नाटक देखे होंगे, और नहीं तो त्योहार के दिनों में रामलीला, रासलीला आदि को देखकर यह बात तो आपकी समझ में आई होगी कि इनमें किसी महापुरुष के जीवनी घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। जो कलाकार इन घटनाओं का अनुकरण कर रहे हैं, इन्हें हमारे सामने पेश करते हैं, उन्हें अभिनेता कहते हैं। वास्तव में नाटक के मूल में अनुकरण या नकल का भाव है। यह शब्द नट धातु से बना है। नाटक रूपक का एक भेद है। संस्कृत के आचार्यों ने रूपक को भी काव्य के अंतर्गत रखा है हमारा, पर उन्होंने काव्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। आज जिस अर्थ में हम कविता शब्द का प्रयोग करते हैं, काव्य शब्द का प्रयोग प्राचीन आचार्यों ने ठीक उसी अर्थ में नहीं किया। उनके अनुसार काव्य के में कविता ही नहीं, नाटक भी सम्मिलित हैं। कान से सुनने, श्रवण और आंख से देखने, दृष्टि के आधार पर काव्य के 2 भेद किए गए, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य हैं। जिन रचनाओं का आनंद मुख्य रूप से सुनकर ले जाता है वे श्रव्य काव्य कहलाते हैं। इस दृष्टि से कविता, कहानी, उपन्यास आदि श्रव्य काव्य हैं। जिन रचनाओं का आनंद देख के ले जाता है उन्हें दृश्य काव्य कहते हैं। 2 प्रकार काव्य हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, जिनका आपको सुनकर आनंद ले सकते हैं। जैसे नाटक तो आप देखकर सुन सकते हैं, मतलब देखकर उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन जैसे कहानी, उपन्यास हो गई तो आप उन्हें जो है सुनकर उसका आनंद ले सकते हैं, तो श्रव्य काव्य हो गए। और जैसे नाटक हो गया आपका, ये आपका जो है दृश्य काव्य हो गया नाटक। इस दृश्य कविता, कहानी, उपन्यास आदि श्रव्य काव्य, जिन रचना देख ले जाता है उन्हें दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक इसी वर्ग की रचना है, यह दृश्य काव्य है। तो जो नाटक जो है अपना दृश्य काव्य है, और बाकी जो उपन्यास, कहानी है वो जो है श्रव्य काव्य है। किसी भी नाटक में इन 7 बातों होना आवश्यक है। हम नाटक तो कहते हैं, तो नाटक यहाँ पर तत्व दिए गए हैं। सबसे पहला तत्व कथा वस्तु है, कथा वस्तु होना जरूरी है, कथ्य जिसे कहते हैं। उसके बाद पात्र या चित्रण, देश, काल या परिवेश, समाज और भाषा, शैली, उद्देश्य या प्रतिपाद्य, अभिनेता। नाटक का वर्गीकरण, नाटक के भेद करते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। नाटक के भेद करते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नाटक उस रूप में साहित्यिक अंग नहीं है जिस रूप में कहानी, उपन्यास या कविता आदि है। नाटक की दृश्यता इसे साहित्य के अन्य विधाओं से भिन्न धरातल पर ला खड़ी करती है। नाटक का लिखित आलेख संपूर्ण नाट्य नहीं है। संपूर्ण नाट्य तो तब बनता है जब नाटककार द्वारा लिखित नाट्यालेख को निर्देशक, अभिनेताओं के सहयोग से रंगमंच पर प्रेक्षक समुदाय के सामने प्रस्तुत करता है। तो रेडियो नाटक, सबसे पहले नाटक को रंगमंच पर देखने के अलावा आप रेडियो पर भी अक्सर नाटक सुनते होंगे। रेडियो नाटक रंगमंचीय नाटक से अलग एक नई विधा है। मूलतः नाटक दृश्य विधा है, किंतु रेडियो नाटक में शब्द और ध्वनि का विशेष महत्व है। रेडियो नाटक मंचीय नाटक से इस अर्थ में भिन्न है कि जहाँ मंचीय नाटक में विभिन्न रंगमंचीय उपकरणों का प्रयोग होता है, अभिनेताओं का भिन्न हाव भाव, गति आदि द्वारा दर्शकों तक बात पहुँचाई जाती है, वहाँ रेडियो नाटक में केवल ध्वनि के माध्यम से ही सब कुछ करना होता है। इसमें ध्वनि के द्वारा ही अभिनेताओं का चलना फिरना, हंसना, रोना, हाँ भरना आदि प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो नाटक बहुत हद तक संवादों पर भी निर्भर करता है। रेडियो नाटक के संवाद लिखे ही इस प्रकार जाते हैं कि उनमें ऐसी बातें, ऐसे संकेत दिए जाएं जिनकी की मंची नाटक में आवश्यकता नहीं होती। रेडियो नाटक के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विभिन्न भावपूर्ण स्थिति में व्यक्ति के लिए पार्श्व संगीत का बहुत प्रयोग होता है। जैसे किसी की मृत्यु पर करुण संगीत का बजना, किसी आश्चर्यजनक घटना पर चौंकाने वाली धुन का बजना आदि। जैसे टेलीविजन नाटक, आजकल तो आप लगभग हर रोज टेलीविजन पर नाटक देखते होंगे। टेलीविजन पर जो धारावाहिक नाटक दिखाए जाते हैं उन्हें सीरियल कहा जाता है। टीवी नाटक भी नाटक एक नई विधा है जो फिल्म के अधिक करीब है। टीवी नाटक और रंगमंची नाटक में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि टीवी नाटक में कैमरे का इस्तेमाल होता है। यहाँ हर चीज़ कैमरे की आंख से ही देखी जाती है। पूरे नाटक को पहले कैमरे में अंकित किया जाता है। कैमरा एक बार जो दृश्य अंकित करता है उसे शॉट कहते हैं। विभिन्न शॉटों को मिलाकर दृश्यों का निर्माण किया जाता है और फिर दृश्यों को मिलाकर पूरा नाटक तैयार होता है। दूसरा अंतर यह है कि रंगमंच पर सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि रंगमंच की अपनी सीमाएं हैं, किंतु टीवी पर लगभग सभी कुछ दिखाया जा सकता है। तीसरा अंतर यह है कि रंगमंच पर अभिनेताओं और दर्शकों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। अभिनेता मंच पर कोई भूल कर बैठे तो वह साफ दिखाई देगी और उससे
नाट्य प्रस्तुति में भी अंतर आ जाएगा, बोलों की गुंजाइश प्राय नहीं रहती, क्योंकि भूल हो जाने स्थिति में दृश्य को दोबारा शूट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है रंगमंच नाटक और जो टेलीविजन पर नाटक दिखाए जाते हैं उनमें जो है अंतर दिए हुए हैं, 3 अंतर हैं। नुक्कड़ नाटक, यह नाटक की नई विधा है। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन रेडियो टेलीविजन के लिए लिखे जाने वाले नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किए जाते। इसी प्रकार नुक्कड़ नाटक भी रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। यह रंगमंच पर नहीं बल्कि गलियों, सड़कों, चौराहों, चौपालों, नुक्कड़ों आदि कहीं भी खेला जा सकता है। नाटक तो ठीक उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे रंगमंच पर किया जाता है, लेकिन यहाँ न तो मंच बनाया जाता है, न पर्दा गिराया उठाया जाता है। अभिनेता नाटक की कथा वस्तु के अनुसार अपने पात्र के अनुरूप प्रतीकात्मक परिवर्तन कर लेता है। नुक्कड़ नाटक को मजमे की तरह प्रस्तुत किया जाता है। उसकी कथा वस्तु प्रासंगिक और सामान्य जन की अभिरुचियों के अनुरूप होनी जरूरी है। कथा प्राय प्रचारात्मक और जन जागृति फैलाने वाली होती है। कथानक में नाटकीयता पर बल होता है, कथात्मकता की बजाय संकेतात्मकता पर बल जाता है। पात्रों की संख्या सीमित रखी जाती है। कई बार एक ही नाटक में एक अभिनेता को एक से अधिक पात्रों का अभिनय करना होता है। नाटक के संवाद सरल, संप्रेषणीय, चुटीले और तत्काल प्रभाव पैदा करने वाले होते हैं। प्रभाव को बढ़ाने के लिए गीत, संगीत आदि का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम आज गए एकांकी नाटक पर। हिंदी एकांकी नाटक पूर्ण रूप से एक नई विधा है। आधुनिक कहानी की भांति हिंदी एकांकी नाटक भी पश्चिम से प्रेरित है। कुछ आलोचकों के मत में एकांकी को पश्चिमी से जोड़ना बहुत ठीक नहीं, क्योंकि रूपक और उपरूपक के कुछ भेद यथा व्योग, भाण, प्रहसन, वीथी, षटक, विलासिका, प्राकारणिका आदि एक ही अंक के थे। अंत भारत में एकांकी की परंपरा रही है। भास का पूर्वभंग और मध्यम वयोग एकांकी नाटक के निकट है। इन तुलना करने पर आधुनिक एकांकी और संस्कृत के रूपक में स्पष्ट अंतर दिखता है। कथा वस्तु और सुलभ दोनों दृष्टियों से रूपक और एकांकी में अंतर है। आधुनिक एकांकी मूल प्रेरणा जीवन का द्वंद्व और संघर्ष है। मानसिक विश्लेषण को आधार बनाकर आधुनिक एकांकी नाटक जीवन की अभिव्यक्ति को अपना मुख्य उद्देश्य मानता है। एकांकी नाटक का उद्भव और विकास पश्चिम में भी नया ही है। पश्चिम में प्राचीन काल में बड़े बड़े नाटक ही खेले जाते थे। नाटक के बीच दृश्य परिवर्तन के दौरान समय निकालने के लिए छोटे छोटे नाटक खेले जाते थे, जिन्हें कर्टन रेजर्स कहते थे। ऐसे नाटकों का स्वतंत्र विकास वहाँ भी नहीं हो पाया। आप सोच रहे होंगे एकांकी का विकास क्यों हुआ? इसका उत्तर है समय की कमी के कारण। दूसरे विश्व युद्ध के बाद और आधुनिक प्रगति की दौड़ में मनुष्य के पास समय की कमी हो गई। जीवन की भागदौड़ में वह कम से कम समय अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है। यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए भी वह कम से कम समय देना चाहता है। वर्तमान युग में व्यक्ति की व्यस्तता और समय के अभाव के कारण अनेक ऐसी विधियों का विकास हुआ जो आकार में लघु है। एकांकी का विकास भी इसी कारण हुआ। तो एकांकी का विकास होने के कारण है कि मनुष्य के पास समय की कमी हो गई। नाटक के समान एकांकी में भी 6 तत्व होते हैं। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण होगा, परिवेश भी होगा, सृजनशील प्रतिपाद्य और रंगमंचिता या अभिनेता। लेकिन नाटक के समान एकांकी में न तो कथा वस्तु के विस्तार का अवकाश रहता है और न ही पात्रों की बहुलता का। ऐसा भी नहीं है कि नाटक को छोटा करके एकांकी बना लिया जाए। एकांकी सर्वथा स्वतंत्र विधा है। नाटक में घटना की बहुलता रहती है। चूंकि एकांकी पात्र, घटना, संवाद आदि दृष्टि सीमित होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है। बहुत प्रश्न दिए गए वार्ड में और साहित्य में मुख्य अंतर क्या है? 3 पंक्तियां बताइए। उपन्यास, उपन्यास साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। उपन्यास साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। आप में से कुछ लोगों ने अवश्य ही कोई ना कोई उपन्यास पढ़ा होगा। उपन्यास पढ़ते समय ऐसा महसूस किया होगा कि जैसे आपकी अपनी ही बात कथा के माध्यम से कही जा रही हो। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि उपन्यास की कथा और पात्र आपके परिवेश के ही हैं। यही नहीं, आप उपन्यास के पात्रों के सुख दुख से प्रभावित भी होते हैं। ऐसा क्यों? वास्तव में उपन्यास के माध्यम से लेकर मानव जीवन की तस्वीर को इस निपुणता से प्रस्तुत करता है कि हम उसमें डूब जाते हैं और उसमें वर्णित कथा हमें अपनी सी लगने लगती है। प्रेमचंद ने उपन्यास के बारे में अपना यह मत प्रकट किया है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र का चित्र मात्र है उपन्यास, प्रेमचंद जी ने कहा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण किया जा सकता है, तो उसका आकार प्राय बड़ा होता है। हिंदी में उपन्यास विधा का आरंभ भारत हिंदू युग से पूर्व हो चुका था। आरंभ में हिंदी उपन्यास की शुरुआत अनुवादों के द्वारा हुई। बंगला, मराठी, अंग्रेजी आदि से अनुदित उपन्यास हिंदी पाठकों के सामने आए। फिर हिंदी में मौलिक उपन्यास लिखे जाने लगे। समय और परिस्थिति का प्रभाव लेखक पर स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। काल विशेष की परिस्थितियाँ लेखक को प्रभावित करती हैं। हिंदी उपन्यास भी समय और परिस्थिति से प्रभावित होता रहा है और उपन्यास का वर्तमान रूप भी काल और परिस्थिति प्रभावित है। हिंदी में आरंभ में तिलस्मी और अयारी के उपन्यास लिखे गए हैं। तिलिस्मी उपन्यासों में घटनाएं तिलिस्म से पूर्ण रहती थी, अर्थात ऐसे उपन्यासों में इंद्रजाल, जादू, अद्भुत कारनामे, अलौकिक व्यापार और चमत्कार से पूर्ण घटनाएं होती थी। इस प्रकार उपन्यासों में नायक वेश बदलकर विकट और विलक्षण कार्य करता था। जासूसी उपन्यास भी इस प्रकार की घटनाओं से पूर्ण होते थे। जासूसी उपन्यास की खास बात यह होती है कि इसमें नायक जासूस होता है, जिसका मुख्य कार्य किसी भेद का पता लगाना होता है।
किसी हत्यारे का, किसी अपराधी का या किसी रहस्य का पता लगाता है। वह अद्भुत और साहसपूर्ण कारनामे करता है। बाद में हिंदी में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे गए। उपन्यास के तत्व देख लेते हैं। वह कसौटी जिसके आधार पर किसी उपन्यास के गुण दोषों की परीक्षा की जाती है तत्व कहलाता है। इन तत्वों के आधार पर आप उपन्यासों का मूल्यांकन कर सकते हैं। उपन्यास के निम्नलिखित तत्व हैं। कथा वस्तु होगी, चरित्र चित्रण होगा, परिवेश जिसे देश काव्य बोलते हैं, रचना शिल्प, प्रतिपाद्य। कथा वस्तु उपन्यास का मेरुदंड है। विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं, क्रमबद्ध, कलात्मक व किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया संयोजन कथानक कहलाता है। प्रत्येक प्रकार के उपन्यास में कथा वस्तु अनिवार्य रूप से होती है। इसके बिना रचना की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रमुख कथा वस्तु अकेले ही नहीं आती, इसके साथ कुछ सहयोगी कथाएं भी चलती हैं। रचना की मुख्य कथा वस्तु के साथ कुछ अन्य प्रासंगिक कथाओं का संयोजन भी रहता है। मुख्य कथा को आधिकारिक कथा तथा सहायक कथाओं को प्रासंगिक कथा कहते हैं। उपन्यास की कथा ठोस और श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। अनावश्यक प्रसंगों से बचना चाहिए। उपन्यास के मूल भाव या चरित्र के विकास के लिए कथा वस्तु का आयोजन जरूरी है। कथा वस्तु जीवन की वास्तविकता से जुड़ी होनी चाहिए। पहले के उपन्यासों में कल्पना का अधिक स्थान होता था, लेकिन आज यथार्थ जीवन घटनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उपन्यास की कथा वस्तु का विकास पहले वर्णन द्वारा होता था, किंतु आज उपन्यास की कथा किसी भी रूप में आरंभ हो सकती है। आज के उपन्यास में जीवन में कथा वस्तु का आरंभ होता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं द्वारा कथा का विकास होता है। चरित्र चित्रण, जिन व्यक्तियों के जीवन की घटना को लेकर कथा का आयोजन किया जाता है वे उपन्यास के पात्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जनेंद्र के उपन्यास त्यागपत्र में बुआ का चरित्र चित्रण व्यापक धरातल पर हुआ है। उपन्यासकार पात्रों, कार्यों और वार्तालाप में से तो उनके चरित्रों पर करता ही है, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी उसका चरित्र चित्रण कर देता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में चरित्र चित्रण की इस विधि को अपनाया है। परिवेश के अंतर्गत देश काल अर्थात वह स्थान और समय आता है जहाँ कहानी घटना घटित हुई है। उपन्यासकार के लिए आवश्यक है कि वह देश और काल का यथार्थ रूप प्रस्तुत करे। यदि ग्राम की कथा है तो पूरा परिवेश ग्रामीण होना चाहिए। मिट्टी के घर, तालाब, खेत, पगडंडी, पशुधन, ग्रामीण वेशभूषा, रीति रिवाज, ग्राम्य भाषा आदि ग्रामीण परिवेश की उपस्थिति में सहायक हो सकते हैं। संरचना शिल्प देख लेते हैं। उपन्यास की शैली, उपन्यासकार चाहे किसी भी विषय पर उपन्यास लिखे, उसके लिखने का ढंग अपना होता है। प्रत्येक उपन्यासकार अपने तरीके से कथा को प्रस्तुत करता है, इसी तरीके को शैली कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि प्रत्येक उपन्यासकार की अपनी अलग शैली होती है। एक उपन्यासकार की कई रचनाओं में विषय वस्तु के अनुसार शैली बदल सकती है। उपन्यासकार प्रत्यक्ष, परोक्ष, पत्र, डायरी, पूर्व, दीप्ति आदि शैलियों का प्रयोग कर सकता है। संवाद, उपन्यास के पात्र आपस में जो वार्तालाप करते हैं उन्हें हम संवाद कहते हैं। संवादों के उपन्यास की कथा आगे बढ़ती है तथा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश भी बढ़ता है। वार्तालाप के द्वारा पात्रों के विचार जाने जा सकते हैं। उपन्यासों में पात्रों के अनुकूल संवादों होना आवश्यक, अन्यथा कथा में अस्वाभाविकता आ जाएगी। भाषा, उपन्यासकार के माध्यम से रचना सीधा चलाता है। सही भाषा के प्रयोग से पात्र सजीव और स्वाभाविकता लगते हैं। यदि उपन्यासकार अपना विचार रख रहा हो तो उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए, लेकिन पात्रों के संवादों की भाषा पात्रों की मन स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। सफल उपन्यासकार प्रायः सरल और बोलचाल की भाषा प्रयोग करता है। प्रतिपाद्य, किसी भी रचना के कुछ पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सफल उपन्यासकार वही है जो अपना उद्देश्य सहजता से पाठकों तक पहुंचा दे। गोदान उपन्यास लिखने के पीछे प्रेमचंद का क्या उद्देश्य था? वे गांव में पले थे। गांव में किसानों की आर्थिक दुर्दशा उन्होंने देखी थी। किसानों का शोषण कैसे होता है यह उन्होंने देखा था। कृषक जीवन के यथार्थ रूप प्रस्तुत बनाना उनके शोषण को दिखाना उनकी उद्देश्य था, जिसमें उन्हें पूर्णतः सफलता मिली है। अब हम कहानी विधा पर आ चुके हैं। उपन्यास के समान कहानी भी अत्यंत लोकप्रिय विधा है। हिंदी में कहानी का प्रारंभ अनुगत कहानियों से हुआ। मौलिक कहानी रचना बाद में शुरू हुई। आधुनिक हिंदी कहानी पर पश्चिम का प्रभाव है। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो ने कहा है, कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर किसी एक प्रभाव को उत्पन्न कर सके। उसमें उन सभी बातों को छोड़ दिया जाता है जो इस प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक नहीं होती, वह अपने आप में पूर्ण होती है। और अब हम कहानी के तत्वों की चर्चा करें। कहानी तत्वों में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, रचना शिल्प, प्रतिपाद्य है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश और रचना शिल्प ये सब में रहेंगे। कथा वस्तु, जैसा कि उपन्यास की चर्चा करते हुए बताया जा चुका है, कथा वस्तु का अर्थ है कथा में वर्णित घटना। कहानी में कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। कथा के विस्तार के लिए इसमें अवसर नहीं रहता। कथा वस्तु आरंभ घटना से किया जा सकता है और साधारण बात से भी। कहानी में किसी ऐसी अनावश्यक बात का वर्णन नहीं होना चाहिए जो मूल कथा से जुड़ी न हो। घटनाओं, स्थितियों और भाव का सांकेतिक रूप में वर्णन करना चाहिए। कल्पना की जगह जीवन के यथार्थ से जुड़ी घटना आज की कहानी में आदर्श समझी जाती है। चरित्र चित्रण, कहानी में पात्रों की संख्या का प्रमुख पात्र के इर्द गिर्द सारी घटना घूमती है। उपन्यास में जहाँ चरित्र के विकास के लिए पर्याप्त अवसर रहता है वहाँ कहानी में सांकेतिक रूप से चरित्र चित्रण की आवश्यकता होती है। कहानी के मूल भाव को लेकर ही चरित्र चित्रण किया जाता है। सफल कहानीकार अपने पात्रों का पूरा चरित्र
संक्षेप में ही निर्मित करते हैं। कहानीकार चरित्र चित्रण के लिए अनेक विधियाँ अपनाता है। कभी वह पात्रों के कार्यों को अथवा विचार से उनके चरित्र को उभारता है, तो कभी पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप अथवा एक दूसरे के बारे में व्यक्त विचारों के द्वारा भी चरित्र चित्रण करता है। कभी लेखक स्वयं भी पात्रों के गुण दोषों को बताता है। इनके अलावा चरित्र चित्रण की कुछ और विधियाँ भी हो सकती हैं। परिवेश, कहानी किसी स्थान विशेष और समय विशेष से संबंधित होती है। इन्हीं से परिवेश का निर्माण होता है। कहानी में उचित स्थान तथा काल का वर्णन सजीवता से लाता है। यदि कहानी घटनाएं गांव में घटित हुई हैं तो परिवेश का चित्रण करते हुए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उसकी विशिष्टता उभर कर आ सके। कहानी में लंबे चौड़े विवरण का स्थान नहीं रहता, इसलिए कहानीकार थोड़े में कहानी के अनुकूल परिवेश का चित्रण करता है। परिवेश के स्वाभाविक चित्रण के लिए यह जरूरी है कि कहानीकार जिस स्थान और काल की घटना को ले उसके बारे में उसे सही जानकारी हो। इसके अभाव में कहानी में असफलता आ जाएगी। संरचना शिल्प, कहानी लिखने का जो ढंग रचनाकार अपनाता है उसे शैली कहते हैं। प्रत्येक कहानीकार अपने ढंग से कहानी लिखता है, इसी कारण कहानी की शैली में विभिन्नता रहती है। विषय वस्तु और लेखक की अभिरुचि के अनुसार भी कहानी की शैली भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत रुचि के अनुसार प्रेमचंद ने प्रायः बाह्य घटना पर आधारित वर्णनात्मक कहानी की रचना की है, जबकि चनेंद्र और अज्ञे ने मनोविश्लेषण की कहानी को आधार बनाया। संवाद, कहानी के पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। संवादों से कहानी आगे बढ़ती है। उदाहरण के लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था मैं कहीं कहीं वार्तालाप ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की कथा संवादों और वार्तालाप के माध्यम से आगे बढ़ती है। सफल कहानीकार पात्रों के अनुकूल संवादों का आयोजन करता है। यदि एक अनपढ़ पात्र शिक्षित की तरह बोलने लगे तो इसमें अस्वाभाविकता आ जाएगी। काल और स्थान के अनुसार पात्रों के संवादों में परिवर्तन आता है। यदि कहानी ऐतिहासिक और स्थान राजस्थान है तो कहानी के पात्र उसी स्थान के अनुकूल वार्तालाप करेंगे। यदि कहानी लखनऊ से संबंधित है तो पात्रों के वार्तालाप में वहाँ की भाषा की विशिष्टता प्रयोग से आता होगा। भाषा के द्वारा कहानीकार कहानी की सजीवता में स्वाभाविकता और रोचकता ला सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि कहानीकार का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। कहानी में जहाँ लेखक अपना विचार रखता है वहाँ उसकी अपनी भाषा होगी, लेकिन जब कोई बात पात्रों के द्वारा कहलवाई जाए तब पात्रों के अनुकूल भाषा प्रयोग आवश्यक है। कहानी की भाषा सरल सुबोध और बातचीत के रूप में होनी चाहिए। कठिन भाषा प्रयोग कहानी समझने में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिपाद्य, कहानी के द्वारा लेखक जो संदेश देना चाहता है उसे प्रतिपाद्य कहते हैं। सफल कहानी कथा वस्तु पात्र परिवेश शिल्प आदतों निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसकी सफलता गंभीर उद्देश्य पर निर्भर करती है। किसी कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि उसके प्रतिपाद्य को समझें। उसके लिए प्रथमतः कहानी को समझें, फिर उसमें निहित संदेश को पहचानें और अंत में कहानी की विशिष्टता को पहचानने का प्रयास करें। इस पाठ्यक्रम में आप जिन कहानियों का अध्ययन करेंगे उनके कथा सार तथा विश्लेषण के अंतर्गत आपने किस कहानी कथ्य और प्रतिपाद्य को बताने का प्रयत्न किया। उपन्यास और कहानी तत्वों के अध्ययन के आधार पर आप इन दो प्रमुख विधाओं के अंतर को आसानी से पहचान सकते हैं। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है? उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण रहता है, कहानी में जीवन के लिए किसी एक अंश का चित्रण रहता है। उपन्यास आकार बड़ा होता है, बड़ी से बड़ी कहानी भी छोटे छोटे उपन्यास छोटी होती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, कहानी पात्रों की संख्या कम होती है। उपन्यास में घटनाओं का बाहुल्य होता है, कहानी में घटनाओं की संख्या सीमित रहती है। समानता किसी एक घटना को लेकर कहानी लिखी जाती है। उपन्यासों में विचारों को विस्तार से रखे जाने की गुंजाइश होती है, कहानी में विचार को सांकेतिक रूप में रखा जाता है। उपन्यास में स्थान और काल की सीमा विस्तृत हो सकती है, कहानी में प्रायः एक स्थान और एक काल का चित्रण रहता है। विषय के अनुरूप कहानियों में भेद किए जा सकते हैं, घटना प्रधान, वातावरण प्रधान, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो विषय के अनुरूप कहानियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। घटना प्रधान कहानियाँ वे कहानी जिनके घटना मुख्य है। वातावरण प्रधान कहानियाँ जिसमें परिवेश मुख्य है, जिसमें वातावरण मुख्य है। चरित्र प्रधान जिसमें चरित्र मुख्य है। ऐतिहासिक कहानी जिसमें कोई ऐतिहासिक घटना को जो मुख्य है ऐतिहासिक घटना पर लिखी गई है। सामाजिक कहानी जिसमें कोई सामाजिक समस्या को उठाया गया है। मनोवैज्ञानिक कहानी जिनका मानव मन को प्रमुखता दी गई हो, उसे अर्थात पात्र अंदर उठने वाली भाव विचारों को व्यक्त किया गया, उन्हें मनोवैज्ञानिक कहानी का तरह रखा जा सकता है। लघु कथा पर हम आगे हैं। गल्प साहित्य के अनेक रूप हिंदी में प्रचलित, जिनमें से एक है लघु कथा। ऊपर से देखने पर लघु कथा शॉर्ट स्टोरी का अनुवाद प्रतीत होता है, पर हिंदी लघु कथा से वही ध्वनि नहीं निकलती जो अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी से निकलती है। अंग्रेजों में कहानियों को उपन्यास की तुलना में आकर की दृष्टि लघु होने के कारण शॉर्ट स्टोरी कहा गया है, पर हिंदी की लघु कथा कहानी से भी आकार में छोटी होती है। निबंध पर हम आ चुके हैं। निबंध संस्कृत भाषा का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है संवार कर सीना। प्राचीन काल में हस्तलिखित ग्रंथों को संवार कर सिया जाता था और इस प्रक्रिया को निबंध कहते थे। धीरे धीरे शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए होने लगा। वह ग्रंथ जिसमें विचारों को बांधा जाता था निबंध कहलाने लगा, किंतु हिंदी में निबंध शब्द का अलग ही अर्थ है। आज निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार निबंध में नए अर्थ जुड़े और अनावश्यक अर्थों का त्याग हुआ। फ्रांसीसी बेकन ने ऐसे को डिस्पर्ड मेडिटेशन अर्थात बिखरे विचार माना है। इस धारणा के डिस्टर्ब मेडिटेशन इस धारणा के अनुसार साहित्यकार के मन में उठने वाले विचारों को लिखित रूप ऐसे हैं। हिंदी में निबंध शब्द का
प्रयोग गद्य की उस विधा के लिए होता है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। कविता की अपेक्षा गद्य लिखना कठिन है और गद्य की अपेक्षा निबंध लिखना। इसका कारण यह है कि निबंध में विचारों को एक सुनिश्चित क्रम में ठूस ठूस कर रखा जाता है। निबंध लेखन के लिए अध्ययन और विषय का ज्ञान आवश्यक है। इन्हीं कारणों से हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की चोटी माना है। निबंध एक सीमित आकार वाली रचना है। इसमें विषयों का प्रतिपादन निजीपन के साथ किया जाता है। विषय विकास इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें कोई बिखराव न हो। दूसरे शब्दों में विषय के प्रतिपादन में संगति तथा समता की आवश्यकता होती है। इसमें विवेचन की स्पष्टता के साथ भाषा की स्वच्छंदता सजीवता की भी आवश्यकता होती है। निबंध की विशेषताओं को ध्यान में रखकर बाबू गुलाब राय ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है। निबंध सीमित आकार वाली वह रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छता और सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगति तथा सबंधता के साथ किया जाता है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त निबंध में बुद्धि और हृदय के योग को भी आवश्यक माना गया है। इसका अर्थ यह है कि निबंध लेखन में विचारों की ठूस ठास नहीं होती। लेखक उसे सरस, सजीव और रोचक बनाने के लिए उसमें अपने हृदय को बदलता है। इसके लिए कभी तो वह अपने जीवन की घटनाओं को उल्लेख करता है तो कभी कुछ अन्य रोचक उदाहरणों का उपयोग कर लेता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि निबंध लेखन के पीछे लेखक छिपा रहता है। उसका व्यक्तित्व निबंध में कहीं ना कहीं झलक जाता है और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो निबंध अपना सौंदर्य खो बैठता है। निबंध के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव, वैचारिक और भावात्मक आधार, भाषा शैली। उपरोक्त तत्वों को विचलित किया जा सकता है। लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव। जब कोई लेखक किसी विषय पर निबंध लिखता है तो उस निबंध में उसका व्यक्तित्व भी आ जाता है। उदाहरण के लिए हम रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को देख सकते हैं। इन निबंधकारों के निबंधों में इनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। इन्हें किसी भी विषय वस्तु पर निबंध लिखे तो उनमें इन व्यक्ति की छाप अवश्य पड़ती है। वैचारिक और भावात्मक आधार। निबंध की रचना हवा में नहीं की जा सकती। निबंधकार निबंध में या तो किसी विचार की व्यक्ति करता है या किसी भावना का चित्रण करता है। जिन निबंध में भावना प्राधान्य होता है वहाँ विचारों की भी गौण रूप में व्यक्ति होती है। इसी प्रकार जिस निबंध में विचारों का प्राधान्य होता है वहाँ भावनाएं भी गौण रूप में उपस्थित रहती हैं। उदाहरण के रूप में आप रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति को देख सकते हैं। भाषा शैली। गद्य की अन्य विधाओं के समान निबंध में भी भाषा शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। आमतौर पर निबंधकार विषय वस्तु के अनुरूप भाषा का चयन करता है। निबंध की भाषा संस्कृत निष्ठ, उर्दू निष्ठ तथा बोलचाल के निकट हो सकती है। जब निबंधकार संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग करता है तो उसे संस्कृत निष्ठ भाषा कहा जाता है। जब उर्दू निष्ठ भाषा तात्पर्य अरबी फारसी तथा उर्दू के शब्दों की अधिकता। कई बार यह भी देखने में आया कि निबंधकार इन तीनों का मिश्रण करके निबंध लेखन करता है। शैली। वाक्य रचना की दृष्टि से निबंध की दो शैलियाँ हैं, व्यास शैली और समास शैली। व्यास शैली में लेखक विस्तार पूर्वक अपनी बात को समझाता है। उसमें लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करता रहता है। निबंधकार उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट करता है। विषय को विस्तार पूर्वक समझना इस शैली की प्रमुख विशेषता है। समास शैली में लेखक छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा विषय को सूत्र रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें विचारों को ठूंस ठूंस कर छोटे से वाक्य भर दिया जाता है तथा इस सूत्र वाक्य को समझने के लिए अधिक सजगता की आवश्यकता होती है। पाठक को इस शैली के वाक्यों को पढ़कर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। इस प्रकार के सूत्र वाक्य की आवश्यकता होती है। इसमें समझे बिना आगे बढ़ पाना पाठक के लिए कठिन हो जाता है। निबंधों में प्रमुख भेद। निम्नलिखित प्रमुख भेद माने गए हैं। वर्णनात्मक निबंध। इनमें किसी स्थान या वस्तु का वर्णन होता है। विवरणात्मक निबंध। जिन निबंधों में किसी घटना या चरित्र का विवरण दिया जाता है उन्हें विवरणात्मक निबंध कहते हैं। घटनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं पर आधारित घटनाएं, सच्ची या कल्पित कहानियों पर आधारित घटनाएं, राजनीति, समाज या साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित घटनाएं। विचारात्मक निबंध। जिन निबंधों में विचारों की प्रधान होती है उन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार निबंधकार विषय के प्रत्येक पहलू का सोच समझकर विश्लेषण करता है। निश्चय। इस कोटि के निबंधों में मस्तिष्क का अधिक उपयोग रहता है। निश्चिंतन की प्रधानता सैद्धांतिक विषय विवेचन इस प्रकार निबंधों में समझ में आता है। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है शीर्षक इस निबंध का अच्छा उदाहरण है। जिन निबंधों में भावनाओं की प्रधानता होती है उन्हें भावनात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार निबंधों में लेखक पाठक को भावनात्मक रूप से उद्वेलित करने का प्रयत्न करता है। कन्हैयालाल मिश्र भर का निबंध भावात्मक है। उपलिखित वर्गों के अतिरिक्त निबंध के कुछ और प्रकार बने गए हैं जैसे मनोवैज्ञानिक निबंध। इस प्रकार निबंधों में मानव के मनोभावों का विश्लेषण किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, क्रोध, लोभ और प्रीति आदि निबंध इसी प्रकार के हैं। मनोभाव का विवेचन विचारात्मक होता है, इसलिए कुछ विद्वान इन निबंधों को मनोवैज्ञानिक न कहकर विचारात्मक भी कहते हैं। इसी प्रकार आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय के निबंधों को ललित निबंध कहा जाता है। इन निबंधों में विचारों और भावों के साथ साथ निबंध की प्रस्तुति में जो ललित्य होता है वह खासतौर पर उल्लेखनीय है। ऊपर लिखित वर्गीकरण के स्थान पर कुछ आलोचक निबंध के निम्नलिखित दो मुख्य प्रकार मानने के पक्ष में है। विषय प्रधान निबंध। इस कोटि के निबंधों में निबंधकार की दृष्टि विषय पर केंद्रित रहती है। वह विषय का इस प्रकार विवेचन करता है जिसके उसके विभिन्न पहलू पाठ के सामने स्पष्ट हो जाते हैं। विषय प्रधान निबंध। इन निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह छाया रहता है। वह विषय का विवेचन भावना तल पर करता है, पूरी तरह से डूब जाता है। ललित निबंध विषय प्रधान निबंध।
तो अब हम आलोचना पर आ चुके हैं। आलोचना जो है हम इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पहले ही, तो आलोचना के बारे में जो आगे के टॉपिक्स रहते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, और वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।